हेलो डियर फ्यूचर फार्मेसी एस्पिरेंट्स, मिलते हैं आज की हमारी नई वीडियो में। होप सो आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड यू पीपल आर डूइंग वेल इन स्टडीज़। सो मिलते हैं आज के नए पेपर में 2020 और 21 का पेपर, जो कि 2 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चन जो कंटेन करता है, 2 मार्क्स का पेपर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम। क्या होता है क्रोमोफोर, क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पढ़ते हैं। सो क्रोमोफोर जो हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन। और थोड़ा समझते हैं हम क्रोमोफोर आखिर में क्या होता है। देखिए, क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है बियरिंग ग्रुप, यानी कि जो भी ग्रुप होगा, जो ग्रुप हमारा किसी भी कंपाउंड से अटैच होगा वो क्या करेगा? कलर को प्रोड्यूस करेगा। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? कलर। ठीक है ना। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक जो है एब्जॉर्प्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन का कलर कैसा होता है? कलरलेस। बेंजीन का कलर हमारा होता है कलरलेस। अगर इसी बेंजीन में अगर हम NO2 लगा देते हैं तो कलर हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस कलर में? येलो कलर। बस यही क्रोमोफोर होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी उसमें जो है कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमारा प्रेजेंट है इस तरह का, जो कि क्रोमोफोर है, और वो क्रोमोफोर क्या करता है? हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। हमारा जो वेवलेंथ है उसमें जो है ऑल्टरेशन लाता है, उसी को हम क्रोमोफोर बोलते हैं। अब समझते हैं कि इट इज डिफाइंड एज एनी कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन। ठीक है ना। कंपाउंड कंटेन्स क्रोमोफोर दैट इज कॉल्ड क्रोमोजन। कंपाउंड जो कि क्रोमोफोर कंटेन करता है उसको क्रोमोजन कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, CO2, NO2, अमीन, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। सो ये जो कंपाउंड है, ये भी एलिमेंट जो भी प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? कलर को प्रोड्यूस करेंगे, कलर को प्रोडक्शन करेंगे। इसका जो क्रोमोफोर टाइप होता है वो 2 तरह का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्रोमोफोर। अगली हम बात करते हैं ऑक्सोक्रोम की। ऑक्सोक्रोम कुछ नहीं होते। ऑक्सोक्रोम ये खुद जो है क्या होते हैं? ये खुद क्रोमोफोर नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं? ये इनकी प्रेजेंस जो है वो कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती है। ऑक्सोक्रोम, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है। अगर इस बेंजीन में हम ऐसे इस तरह से NH2 लगा दें तो जो कलर की इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। यानी कि ये खुद जो है क्रोमोफोर नहीं होते हैं, लेकिन ये क्रोमोफोर को हेल्प करते हैं, क्रोमोफोर का हेल्पर की तरह काम करते हैं। ये इनहांस कर देते हैं इनहांस द प्रॉपर्टी टू इम्पार्ट कलर। ठीक है ना। देयर प्रेजेंस कैन कॉज इंक्रीज इन कलर इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड, राइट। सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ये क्या करते हैं? क्रोमोफोर को हेल्प कर पाते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बेंजीन है, इसका जो वेवलेंथ है वो 255 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो फिनॉल हमने लगाया तो 270 नैनोमीटर है। तो ये क्या करते हैं? ये वेवलेंथ में ऑल्टरेशन लाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को जो है बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। ये सारा इनका काम होता है ऑक्सोक्रोम का। ऑक्सोक्रोम इटसेल्फ जो है हमारे क्या क्रोमोफोर नहीं होते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है कॉज करती है इंक्रीज द कलर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। आई होप आपको समझ में आया। फिर आते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी जो होता है वो हमारा कुछ नहीं, बस रेशियो ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब कि एब्जॉर्बेंस के क्या क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्जॉर्बेंस को क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्बेंस में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, बस उसको हम एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेशियो ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द एब्जॉर्बेंस, तो log I बाई I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। और ये जो एप्सिलॉन CL है ये हमारा एब्जॉर्बेंस है। ठीक है ना। और एप्सिलॉन जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है। तो जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, माने कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाएंगे या जो पाथ लेंथ है उसकी अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? हमारे एब्जॉर्बेंस में
इंक्रीमेंट होगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। ठीक है, इसकी यूनिट मोल पर मोल, लीटर पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या क्या वाइब्रेशनल जो मोड आते हैं, जो वाइब्रेशंस आते हैं हमारे कंपाउंड में, हमारे एलिमेंट में क्या क्या वाइब्रेशंस आते हैं उनकी हम बात करेंगे। अलग अलग तरह के कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं। तो पहला वाइब्रेशन जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, वो क्या करता है, बॉन्ड लेंथ। स्ट्रेचिंग का मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रेच कर रहा है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को ऑल्टर करता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। जैसे इसका ये भी दो तरह का होता है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एसिमेट्रिकल में एसिमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में या एसिमेट्रिकली हमारी बॉन्ड लेंथ को ऑल्टरेशन आ रहा है। यहाँ पे सिमेट्रिकली, ये देखिए यहाँ से अगर बीच में लाइन डालते हैं, इमेजिनरी लाइन डालते हैं, तो यहाँ से सिमेट्रिकली जो हमारी बॉन्ड लेंथ में ऑल्टरेशन आ रहा है। अगला जो हमारा टाइप है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन क्या करता है, बॉन्ड एंगल में ऑल्टरेशन आता है, यानी कि बॉन्ड का जो एंगल है, बेंड का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि ऊपर नीचे इस तरह से बेंड हो रहा होगा, तो बॉन्ड एंगल में ऑल्टरेशन आता है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में ऑल्टरेशन आया था, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल में ऑल्टरेशन आया, राइट। सो ये भी दो तरह का होता है, इन प्लेन बेंडिंग और आउट द प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन में सीजरिंग आता है, रॉकिंग आता है, बैगिंग आता है, ट्विस्टिंग आता है। समझते हैं इनकी भी एक सिंपल डिफिनेशन देखते हैं एक बार। सिमेट्रिकल इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ सिमेट्रिकली, एसिमेट्रिकली जो है डिक्रीज और इंक्रीज लेंथ होता है। सीजरिंग क्या होता है, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करता है। रॉकिंग क्या होता है, बॉन्ड एंगल मेंटेन बट बोथ बॉन्ड्स मूव विद इन द प्लेन, विद इन द प्लेन में ही मूव करेगा, बॉन्ड एंगल मेंटेन रहेगा, वही रहेगा। वेगिंग बोथ एटम मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, एक साइड प्लेन के जो है मूव करेगा। ट्विस्टिंग वन एटम इज अबव द प्लेन एंड अदर एटम इज बिलो द प्लेन। देखिए वैगिंग क्या बोला था, बोथ एटम मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, जो दोनों एटम है एक ही साइड प्लेन के मूव करेंगे। और जो ट्विस्टिंग होता है वो क्या है, वन एटम इज अबव द प्लेन, एक एटम अबव द प्लेन होगा और एक एटम बिलो द प्लेन होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द हॉलो कैथोड लैंप। हॉलो कैथोड लैंप ये हमारी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है, और इसका प्राइमरी जो वर्क होता है वो क्या होता है, एलिमेंटल एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड, किसी भी सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, बस उसकी एनालिसिस करता है, उस किस तरह का प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, उसकी बस जो है एनालिसिस करता है। सो इसको हम एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं, और प्राइमरीली यूज्ड इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैथोड इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो सिलेंडर मेड अप ऑफ मेटल बी एनालाइज। जो मेटल एनालाइज किया जाता है उसमें क्या, कैथोड जो है हमारे हॉलो सिलेंडर में प्रेजेंट होता है। एनोड जो है टंगस्टन का होता है, गैस इसमें जो इस तरह का आपको हॉलो कैथोड लैंप मिलेगा। ये क्या कलर, ये क्या करता है, इस तरह का होता है, ग्लास इस इंक्लोजर होता है, और इसमें जो है आर्गन गैस या नियॉन गैस भरी हुई होती है। ठीक है, ये एलिमेंटल एनालिसिस की किस तरह का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज में जनरली हमने देखा है कि स्टेशनरी फेज जो है पोलर होता है और सिलिका जेल होता है। रिवर्स फेज में जो है स्टेशनरी फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं ऑक्टाडेसिल सिलियन कार्बन 18। ठीक है, इसमें मोबाइल फेज जो होती है वो नॉन पोलर, इसमें मोबाइल फेज पोलर होती है। इसका मैकेनिज्म की बात करें, नॉर्मल फेज में एब्जॉर्प्शन जो है बताता है, इसका जो है पार्टीशन पे बेस्ड होता है। 1970s से नॉन पोलर जो फेज है सिलिका जेल, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और रिसेंटली जो रिवर्स फेज है वो रिसेंटली जब HPLC आया हमारा तब उसका यूज़ किया गया। कॉलम इज इजी टू डैमेज, डिफिकल्ट टू डैमेज। रिवर्स फेज में सेपरेट पोलर एनालाइट, ये क्या करता है, पोलर एनालाइट को सेपरेशन करता है। क्रोमेटोग्राफी का काम ही होता है ना सेपरेशन करना, सेपरेट आउट करना। तो जो नॉर्मल फेज है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में, उसका जो सेपरेशन है वो पोलर एनालाइट को करता है, पोलर एनालाइट का हो जाता है। और रिवर्स फेज में जो है लेस पोलर एनालाइट का होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी से आप सीधा सीधा जो वर्ड है उसको पकड़िए। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी का मतलब चलना यानी कि मूव करना, है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी होती है वो चार्ज आयन जो माइग्रेट करते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस करते हैं। कहीं भी उस कंपाउंड को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब प्लेस करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, चार्ज जो आयंस होते हैं उसके वो क्या करते हैं, मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी केवल यही बताती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर स्ट्रेंथ।
यानी कि रेट जो माइग्रेशन है उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ के रेशियो में काम करेगा। तो क्या है, जैसे माइग्रेशन जो हमारा है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ माइग्रेशन यानी कितना जो है कितनी देर तक और कितने समय में चला, वो हमारा रेट ऑफ माइग्रेशन होता है। और जो वोल्टेज पर सेंटीमीटर इनकी फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसको हम फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 6 पाई आर ईटा, V इज इक्वल टू म्यू सी ई, ये इसके फॉर्मूले हैं, जहाँ पे Q हमारा नेट चार्ज होता है, R आयनिक रेडियस होती है जो सॉल्यूट में प्रेजेंट होती है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, म्यू इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने, अब अगर सही से समझना चाहें तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, उस तब जो है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो बिजली हमारी वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यही हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का फिनोमेना है। अगला हमारा व्हाट इज HTP, गिव इट सिग्निफिकेंस। HTP इसका सबसे पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे, हाई इक्विवेलेंट टू थेरापेटिक प्लेट। ये क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज की जाती है और क्या ये इंडिकेट करती है कॉलम की एफिशिएंसी। जो भी कॉलम हम बना रहे हैं, जो भी कॉलम बन रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, कितना वर्क कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, उसकी जो है कॉलम की एफिशिएंसी को बताता है हमारा HTP। इट इज डिफाइंड द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ स्टेशनरी फेज विद इन विच देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में क्या सॉल्यूट का इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, बस उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू L बाई एच, वेयर n नंबर ऑफ थेरापेटिक प्लेट, L हमारा टोटल लेंथ ऑफ स्टेशनरी फेज, कितना जो है स्टेशनरी फेज का जो सॉल्यूट है वो हमारा मूव कर रहा है, H इज हाइट इक्विवेलेंट टू थेरापेटिक प्लेट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडी डिफ्यूजन। एडी डिफ्यूजन में देखिए, सीधा सीधा समझिए कि अलग अलग तरह के जो भी हमारा सैंपल है उसमें अलग अलग तरह का जो भी कंपाउंड है, मिक्स है, जो भी फ्लूइड मिक्स है, जो भी केमिकल जो है मिक्स है, जो भी केमिकल हमारा मिक्स हुआ है, उसकी वजह से अलग अलग जो एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग लेंथ में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ पे मूव करते हैं। और जब वो अलग अलग वेवलेंथ आती है, उसकी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा में जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, स्पेक्ट्रा की लेंथ ब्रॉड हो जाती है, बस उसी को ही हम एडी डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए, पीक विल बिकम ब्रॉड ड्यू टू मल्टी डिफ्यूजन और मल्टी पाथ, अलग अलग पाथ और अलग अलग डिफ्यूजन की वजह से जो पीक होती है स्पेक्ट्रा की, जो हमारी पीक है स्पेक्ट्रम की, वो क्या करती है, ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच फ्लूइड सब्सटेंस मिक्स टुगेदर ड्यू टू एडी मोशन, दिस विल कॉज ब्रॉडनिंग ऑफ सोल्यूट बैंड बिकॉज डिफरेंट पाथ ऑफ डिफरेंट जो है डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट पाथ हमारा हो रहा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर्स। कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कैटायन एंड एनायनिक एक्सचेंजर कौन कौन से होते हैं, जिसमें कैटायन हमारा टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और एनायन हमारा सल्फोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनलिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रोज पॉलीसैकेराइड जेल। जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एग्रोज पॉलीसैकेराइड जेल का यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करें तो जेल हमारा नॉन टॉक्सिक होता है मीडियम का, और जो सेपरेशन है वो अच्छी सेपरेशन देता है, भले ही डीएनए मॉलिक्यूल बड़ा क्यों ना हो, है ना। इट कैन बी इजिली पोर्ड, डज नॉट डीनेचर द सैंपल, आसानी से उसको पोर किया जा सकता है, और जो सैंपल है उसको वो खराब होने से बचाता है, नहीं खराब होने देता है, इकोनॉमिकल होता है, कम दामों में कम पैसों में हमें मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, कैन बी मेल्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे होते हैं तो हमारा एग्रोज पॉलीसैकेराइड जेल जो होता है, पॉली एक्रिलामाइड जेल जो होता है, वो क्या करता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ एग्रोज, एग्रोज का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पुअर सेपरेशन ऑफ नो मॉलिक्यूलर वेट सैंपल, जिन जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका सैंपल वेट है वो कम है, लो है, तो उसका जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा पुअर रहता है, सही ढंग से नहीं हो पाता है। प्रिपरेशन एंड कास्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ये जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट जो होल प्रोसेस है वो हमारी जो है टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा समय ले जाती है।
इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी न्यू वीडियोज़ जो है सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू।